Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या है। और आज की क्लास का जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। इस पोर्टल को लॉन्च करने के कई सारे फायदे हैं। इससे जो डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टी के, वो काफ़ी आसानी से सेटल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो ये डेटा है, यानी कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा डिजिटली। तो इससे जो वो लोग पेपर वर्क वगैरह करते हैं वो काम काफ़ी कम हो जाएगा और इससे ह्यूमन इंटरफेस भी कम हो जाएगा। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया है धरनी पोर्टल एट मुदुचितापल्ली विलेज, जो कि है मेचल मलकाजगिरी में। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है और ये जो पोर्टल है ये यूज़ किया जाएगा ताकि इसमें जो लैंड रिकॉर्ड्स है फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन उसे डिजिटली स्टोर करने के लिए। तो ये डिटेल हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। और इसके साथ साथ ये भी हमने आपसे शेयर किया है कि इससे जो डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टी को लेके वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, बिकॉज जिनके पास डेफिनेट पेपर्स रहेंगे खाली वो ही स्टोर करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटली। और इसके साथ साथ इसके लॉन्च होने के बाद से ही अब तक 54 लाख जो किसान हैं उनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं इस पोर्टल में। और अभी के लिए ये सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड के ही रजिस्ट्रेशंस ले रहे हैं, लेकिन कुछ 2-3 हफ्ते के बाद वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स के भी रजिस्ट्रेशंस चालू करेंगे। तो इससे जो ह्यूमन इंटरफेस है वो एलिमिनेट हो जाएगा और उसके साथ साथ जो स्कोप ऑफ ग्राफ्ट है वो भी अबॉलिश हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम लेके आएगा इन द रेवेन्यू एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर का नाम है तमिलिसई सौंदरराजन और उनके मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 12वीं बार इनमें से किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, डेवलपमेंटल बैंक ऑफ सिंगापुर को नामित किया गया है एज द एशियाज सेफेस्ट बैंक फॉर द 12th consecutive ईयर बाय द न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रेड पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि डीबीएस बैंक को नामित किया गया है एज द सेफेस्ट बैंक इन एशिया फॉर द 12th consecutive ईयर। और ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रेड पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस ने रिलीज की है ये रेटिंग्स। और इसके साथ साथ ग्लोबली उनकी जो रैंकिंग्स है वो आती है एज द 4th सेफेस्ट कमर्शियल बैंक इन द वर्ल्ड और 14th सेफेस्ट बैंक ग्लोबली। यानी कि 2019 और 2018 में उनका नाम आया था एज इन 14th सेफेस्ट बैंक ग्लोबली और कमर्शियल बैंक में उनकी रैंकिंग है 4थे नंबर पर। तो उन्होंने ऐसा एंटिसिपेट किया था कि ये जो माहौल है कोविड-19 के कारण जितने भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह आए थे उससे जो बैंक की रैंकिंग्स है, रेटिंग्स है, उन पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो रही अनचेंज्ड। उसके साथ से उनका ऐसा मानना है कि जो एनवायरनमेंट है इज़ लाइकली टू रिमेन अनसर्टेन। और उसके साथ साथ वो लोग काफ़ी श्योर है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस है, उनके डीप कस्टमर रिलेशनशिप्स है और उनका जो रॉबस्ट डिजिटल स्ट्रैटेजी है वो इंश्योर करेगा कि वो अपने कस्टमर्स और उनकी कम्युनिटीज़ को कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहें। तो चलिए अब बात करते हैं कि पहले नंबर से चौथे नंबर पर कौन कौन से बैंक्स एज पर सेफेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो पहले नंबर पर है KfW जो कि है जर्मनी में। दूसरे नंबर पर है ज्यूरकर कैंटोनल बैंक इन स्विट्जरलैंड। तीसरे नंबर पर है BNG बैंक इन नीदरलैंड्स और चौथे नंबर पर है DBS बैंक इन सिंगापुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल,
कौन सा बैंक आरबीआई के खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर वित्तीय सूचना प्रदाता यानी कि एफआईपी के रूप में आने वाला पहला बैंक बन गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, इंडसइंड बैंक। IndusInd Bank became the first bank to go live as a financial information provider और RBI's account aggregator framework। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हाल ही में IndusInd बैंक ने ये घोषणा की है कि वो गए हैं लाइव एज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर अंडर द न्यू अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ वो भारत के पहले ऐसे बैंक हैं जिन्होंने ये घोषणा की है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इससे उनके क्या फ़ायदे हैं। तो अब जो कस्टमर्स हैं वो कई सारी बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि वो अपने जो स्टेटमेंट्स हैं अपने अकाउंट्स के, अपने डिपॉजिट्स को ट्रैक कर सकते हैं, अपने स्टेटमेंट्स को डिजिटली चेकआउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उनके जो प्लान इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कि शेयर्स हुए, म्यूचुअल फंड्स हुए, इंश्योरेंस, ईपीएफ, पीपीएफ, वो सब भी वो प्लान कर सकते हैं डिजिटली। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अवेल कर सकते हैं और ये सब होगा ऑन अ सिंगल विंडो। और इसके साथ साथ जो कस्टमर्स है वो एम्पावर हो जाएंगे ताकि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही ढंग से लें। तो चलिए ब्रीफली बताते हैं कि इससे क्या और ज़्यादा फायदे होंगे। तो जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है उसके तहत इंडसइंड बैंक जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है उससे वो एलिमिनेट करेंगे कि कम से कम जो ह्यूमन इंटरफेस हो कि डिजिटल या फिर सिंगल विंडो के माध्यम से उनके कस्टमर्स को सभी चीज़ें एक्सेस मिल जाए ताकि वो अपने इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके अपने फाइनेंशियल्स को लेके। और इसके साथ साथ उन्हें और ज़्यादा मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि वो अपने स्टेटमेंट्स चेक कर सकते हैं, कोई भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह अवेल कर सकते हैं, बाकी सारी अपनी डिटेल्स अपने अकाउंट से रिलेटेड चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। तो इंडसइंड बैंक के सीईओ का नाम है सुमंत काथपलिया। इनके हेडक्वार्टर्स है पुणे में। इंडसइंड बैंक के फाउंडर है SP हिंदुजा और इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1994। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 सवाल। 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए इनमें से किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ टाई अप किया है जिसके तहत वो 1 लाख महिलाओं को डिजिटल स्किल्स के साथ एम्पावर करेंगे और इसके लिए उन्होंने टाइम पीरियड चुना है 10 मंथ्स। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कोलैबोरेट किया है विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसके तहत वो डिजिटल कौशल सिखाएंगे टू लगभग 1 लाख अनरिजर्व वुमेन इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 10 मंथ्स। और ये जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है ये एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनरशिप के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है विद NSDC जिसके तहत वो डिजिटल स्किल प्रोवाइड करेंगे भारत के 1 लाख युवाओं को। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका मकसद क्या है। तो इस प्रोग्राम का मकसद है कि ये कई सारी लाइव ट्रेनिंग सेशंस, डिजिटल स्किलिंग ड्राइव्स कंडक्ट करेंगे जिसके तहत जो भी हमारी यंग गर्ल्स और वुमेन हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सके और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जॉब्स खोई हैं ड्यू टू COVID-19। और उसके साथ साथ इससे उनका फ्यूचर भी ब्राइट होगा और जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद प्रोग्राम रहेगा। चलिए, और इसके बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और NSDC मिलकर एक जॉइंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इनका पोस्ट ग्रेजुएशन ये जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है। और माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं करंट, उनका नाम है सत्या नडेला। तो चलिए अब बात करते हैं NSDC के बारे में। NSDC के हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और इसकी खोज की गई थी वर्ष 2008 में। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल। नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज E, यशवर्धन के सिन्हा को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चलिए जानते हैं डिटेल्स।
तो हमारी भारतीय सरकार ने अप्रूव किया है पूर्व फॉरेन सर्विस ऑफिसर यशवर्धन कुमार सिन्हा को एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और उसके साथ साथ उन्होंने रिप्लेस किया है पूर्व चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बिमल जुल्का को, जिनका टेन्योर था टिल 26 अगस्त। इससे पहले सिन्हा को स्वॉर्न इन किया गया था एज द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द CIC ऑन 1 जनवरी 2019, और वो फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, और उन्होंने ऑल्सो सर्व किया है एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम एंड श्रीलंका। और हाल ही में बिमल जुल्का का अपॉइंटमेंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, बॉस्टन के तीसरे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई ओम पुरी। वरिष्ठ अभिनेता ओम पुरी को सम्मानित किया गया है विद द 3rd इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो लेट एक्टर ओम पुरी को ऑनर किया गया है एट द 3rd इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उनके बिहाफ में ये अवार्ड रिसीव किया है उनकी वाइफ नंदिता पुरी ने। तो ओम पुरी ने अपने करियर में कई सारी यानी कि मल्टीपल क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ में काम किया है, और उसके साथ साथ कई सारे डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जैसे सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, गोविंद निल्हानी एंड मृणाल सेन। तो चलिए अब बात करते हैं कि उसमें जो बाकी कैटेगरीज है उनमें कौन कौन और किसने किसे अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया है मलयालम मूवी कांटी को। बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया है विक्टर बैनर्जी फॉर प्लेइंग अ प्रीस्ट इन जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस, और बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड दिया गया है शैलजा अंबू को फॉर द मूवी कांटी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, इनमें से किस दिन इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल इंटरनेट डे। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 अक्टूबर को, और ये दिन सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि जो ये हमारे लाइफ में इंटरनेट जो चेंजेस लेके आए हैं और जिस दिन से ये शुरू किया गया है उसे सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज इंटरनेट एक रेवोल्यूशन लेके आया है इन फील्ड्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ जो पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा गया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो भेजा गया था इन द ईयर 1969। तो यानी कि 1969 29 अक्टूबर को पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यानी कि ईमेल भेजा गया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं इंटरनेशनल इंटरनेट डे। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, विश्व बचत दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सेविंग डे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड सेविंग डे ऑब्जर्व किया जाता है 30 अक्टूबर को एवरी ईयर, और इससे पहले यानी कि वर्ल्ड सेविंग डे से पहले उसका नाम था वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि पहला तो ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऑल अराउंड द वर्ल्ड मनाया जाता है, और इनका एक कॉमन मैसेज है कि वो प्रमोट करे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में सेव करना, क्योंकि ये कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इंडिविजुअल्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ऐसे टाइम्स आते हैं जब कोई भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आता है या कोई एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तब लोगों के सेविंग्स ही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सेविंग्स एक नेसेसिटी है ग्लोबल इकोनॉमी और हर एक इंडिविजुअल डिपॉजिटर के लिए, बिकॉज ये हेल्प करती है एक इकोनॉमी को डेवलप करने में, उसे ग्रो करने में। और पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 30 अक्टूबर 1924 में। तब ये दिन इसीलिए मनाया गया था ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए, उन्हें बताया जाए कि बैंक सेविंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसके साथ जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसे दोबारा लाने के लिए इसे मनाया गया था।
तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।